हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। आप लोग जानते होंगे कि 1947 में हम लोग को आज़ादी मिली। वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। और ये जो टाइम पीरियड दिया गया है ये महात्मा गांधी के लाइफ स्पैन से रिलेटेड है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ, through my perspective, this chapter is very important, and this chapter is a brief intro of modern history. सो जो अभी क्लास 8th में है और जो कम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, दोनों पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो यूपीएससी बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप बोर ना हो देखते हुए वीडियो। आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और फाउंडेशन बैच से भी। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू रिपेल। रिपेल आप लोग जानते होंगे, ये एक साइंटिफिक टर्म है जो आप लोग पढ़े होंगे कि मैग्नेट्स में जब दो लाइक पोल्स रहते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो वो एक दूसरे से रिपेल हो जाते हैं। जिसका मीन्स होता है एक दूसरे से रिपेल होना, लेकिन एसएसटी या हिस्ट्री में कह सकते हैं इसका एक डिफरेंट मीनिंग रहता है। तो हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं, टू चेंज द पावर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ये नहीं होगा। टू चेंज द पावर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर ये होता है क्लोनोलाइजेशन, या आप कह सकते हैं इससे सब्जुकेशन ऑफ अनदर कंट्री या सब्जुकेशन टू अनदर कंट्री। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं, टू मोबिलाइज एंड यूनाइट पीपल एंड मेक देम अवेयर ऑफ ए सोशल अनजस्टिस। ये भी नहीं होगा, ये हो गया रिफॉर्म्स, कि अगर किसी भी पीपल को अवेयर करना है किसी भी सोशल जस्टिस के कारण जो अच्छा नहीं है, जो सोसाइटी में उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उसको हम लोग रिफॉर्म्स लाने का ज़रूरत है, जिससे हम लोग चेंजेस कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, द ऑफिशियली इंड द वैलिडिटी ऑफ समथिंग सच एज लॉ। हाँ ये होगा। रिपेल मीन्स होता है कि किसी भी लॉ जो अनजस्ट लॉ है उससे इनवैलिड करार देना या उससे हटा देना। ऑफिशियली मीन्स गवर्नमेंट उसे हटा देगी, या जिसे हम लोग कहते हैं उस लॉ को बाय फॉरगेट कर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द ऑफिशियल एंड द वैलिडिटी ऑफ समथिंग सच एज लॉ। ये जो मैं आपको वर्ड्स बताता हूँ ये वोकेबलरी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वर्ड्स को भी हल्के में ना लें, इसे भी ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वॉज गिवन बाय। ये आप लोग सबको पता होगा कि ये जो स्लोगन है वो किसने दिया था। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन 1928 एट वेयर एंड हु फॉर्म्ड इट। मीन्स जो रिपब्लिकन एसोसिएशन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये कहाँ फॉर्म्ड हुआ और इसे किसने फॉर्म्ड किया। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इसे फॉर्म्ड किया था। कहाँ किया था? फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। फिरोज शाह कोटला नाम का एक स्टेडियम था दिल्ली में, अब उसका नाम चेंज करके रख दिया गया अरुण जेटली स्टेडियम। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। चंद्रशेखर आज़ाद वॉज फाउंडेड दिस एसोसिएशन। कब किए थे? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, when was रॉलेट सत्याग्रह called by and whom called it। रॉलेट सत्याग्रह जो है वो क्यों कॉल्ड किया गया था, मीन्स इसे क्यों लागू किया गया था? इसे लागू किया था महात्मा गांधी ने। क्यों? उस समय एक एक्ट पास हुआ था 1990 में जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। रॉलेट एक्ट, ये जो रॉलेट एक्ट है ये किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने, मीन्स जो ब्रिटिश थे वो अगर किसी भी पर्सन पे शक करते थे, मीन्स इफ दे एग्री और दे थाउट दैट दिस पर्सन इज अंडर, मीन्स दे
felt that any person do wrong behavior through British, they arrest them and send them jail for 2 years। मीन्स ये जो नियम था, ये जो एक्ट था, इसके द्वारा कोई भी पर्सन को 2 इयर्स के लिए बिना ट्रायल, आप लोग अभी जानते होंगे कि अगर कोई भी पर्सन को अभी अरेस्ट हम लोग करते हैं तो उन्हें 24 घंटे मीन्स 24 आवर्स या 1 डे के अंदर ही जो नज़दीकी मजिस्ट्रेट होता है उनके पास पेश किया जाता है। लेकिन जो रॉलेट एक्ट था, ये 2 इयर्स बिना ट्रायल के अरेस्ट कर सकते थे ब्रिटिश, अगर किसी पे वो डाउट करे तो। और इसे कॉल किया था मीन्स महात्मा गांधी ने 1990s। रॉलेट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, आप लोग जानते होंगे। 13 अप्रैल 1990 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। कहाँ? अमृतसर में। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खुदाई खिदमतगार, अ नॉन वायलेंट मूवमेंट अगेंस्ट द पठान्स, सॉरी अमंग द पठान्स वाज फॉर्म्ड बाय। जो खुदाई खिदमतगार है ये फॉर्म्ड हुआ था कहाँ? अफगानिस्तान कह सकते हैं आप। अभी तो वो अलग हो गया वो अफगानिस्तान, पहले वो इंडिया का पार्ट था। तो उस समय जो था इसे मीन्स इसे लीड किया था और इसे फॉर्म किया था किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। आप लोग जानते होंगे इन्हें हम लोग फॉरेंटियर गांधी के नाम से जानते हैं और हिंदी में इन्हें हम लोग सीमांत गांधी भी कहते हैं। और ये जो थे ये गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम की एक एसोसिएशन फॉर्म की जिसमें पठान्स जो थे उन्हें जो मुस्लिम उस समय थे वो उन्हें राइट नहीं दे रहे थे पठान्स को, तो उसी को लेके इन्होंने एक खुदाई खिदमतगार नाम की एसोसिएशन फॉर्म की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया नेम दिस सिटी वर 72 delegates from all over the country met in December 1885। दिसंबर 1885 में आप लोग जानते होंगे कांग्रेस जो था वो फॉर्म्ड हुआ था और उनका जो पहला सेशन था या पहला आप लोग कह सकते हैं पहला मीटिंग वो होना था पुणे में, लेकिन कुछ रीजंस के कारण पुणे में नहीं होके वो हुआ बम्बई में हुआ। और जो 72 डेलीगेट्स थे मीन्स उस समय 72 मेंबर्स थे कांग्रेस में जो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी थे, इंडिया के ही थे लेकिन वो वर्ल्ड में और कहीं चले गए थे। तो उन्हें इकट्ठा किया था किसने? एओ ह्यूमे ने। तो इसे इकट्ठा किया था एओ ह्यूमे ने और 1885 में कांग्रेस जो था वो स्टैब्लिश किया गया। और ये जो मैप में दिख रहा होगा आप लोग को, ये जो पॉइंट दिखा रहा है ये होगा बम्बई होगा जहाँ सबसे पहला मीटिंग हुआ था कांग्रेस का जब कांग्रेस फॉर्म्ड हो रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द इमेज गिवन बिलो आइडेंटिफाई दिस ग्रेट पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन द क्लू। ये क्लू दिया गया। ही वॉज अ फेमस बिजनेसमैन एंड पब्लिसिस्ट सेटल्ड इन लंडन। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन, अ पारसी एंड द फर्स्ट एशियन टू बी ब्रिटिश MP। यहाँ बोला गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। जो ब्रिटिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे पहले एशियन थे ये। इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। आप लोग जानते होंगे दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस के सेकंड प्रेसिडेंट भी थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के कौन थे इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये फिगर आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। Identify this political reforms. Who was one of the important founders of the Indian National Congress, was considered to be a great ornithologist. He also played a part in being Indians from various regions together. ऑर्निथोलॉजी मीन्स क्या होता है आप लोग जानते हैं? ऑर्निथोलॉजी मीन्स होता है
जो ऑथर्स ये सब होते हैं, जो मीन्स बुक ये सब लिखते हैं, ऑर्निथोलॉजी उन्हें कहते हैं। उस मीन्स ऑर्नोलॉजी उस स्टडी को कहते हैं, और जो पर्सन उस स्टडीज करते हैं उन्हें ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और ये जो फाउंडर थे कांग्रेस के वो थे एओ ह्यूमे। एओ ह्यूमे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एओ ह्यूमे। और ये जो दिया गया डब्ल्यू सी बनर्जी, ये थे कौन? आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछा था। और दादा भाई नौरोजी के बारे में अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ गया। नेम द इम्पॉर्टेंट बुक रिटन बाय दादा भाई नौरोजी दैट ऑफर्ड अ स्कर्टिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने एक बुक पब्लिश किया जो बताता था कि इंडिया पे ब्रिटिश रूल जब था उसमें इंडिया के इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट रहा। तो उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द आर्म्स एक्ट पास डिसअलाइंग इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स। जो एक आर्म्स एक्ट था वो पास हुआ था 1878 में। और ये जो आर्म्स एक्ट है इसके द्वारा कोई भी इंडियंस को अलाउड नहीं है कि वो अपने पास आर्म्स रख सकता है। आर्म्स मीन्स होता है हथियार, तो वो अपने पास आर्म्स नहीं रख सकता था। ये क्यों? 1857 जब रिवॉल्ट हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश डर गए थे कि इंडियन जो है फिर से कोई म्यूटिनी ना कर दे, कोई रिवॉल्ट ना कर दे, इसलिए 1878 में उन्होंने ये एक्ट पास किया। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1878। और 1878 में ये एक और एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वो जो एक्ट था उसके द्वारा अगर कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर या ब्रिटिश कंपनी पे अगर कोई भी प्रेस कोई क्रिटिस्ट करता है ब्रिटिश अथॉरिटी पे, तो वो उनका जो प्रेस है वो बंद हो जाएगा और उनका जो न्यूज़पेपर पब्लिश होता था उन्हें बैन कर दिया जाएगा। वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1878 में ये अलाउ हुआ था ब्रिटिश के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म सोवरीजन। सोवरीजन मीन्स क्या होता है? सोवरीजन मीन्स होता है कि खुद का रीजन, जहां आप अपना जो भी रूल बनाए, लॉ बनाए, वो इंडिपेंडेंट हो, आप पे किसी और का कंट्रोल ना हो या आप पे किसी और कोई और फोर्स ना करे आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है, तो इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन विच ईयर was the Vernacular Press Act enacted to silence those who were critical to the गवर्नमेंट? मीन्स मैंने आपको अभी बताया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था 1878 में। जो अगर कोई भी प्रेस जो है वो अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में कोई भी अगर क्रिटिक्स को प्रिंट करता है तो उसके प्रेस को बैन कर दिया जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1878। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वाई देयर वॉज अ फ्यूरर ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस एल्बर्ट बिल इन 1883। एल्बर्ट बिल एक आया था जो बिल प्रोवाइड करता था कि कोई भी अगर इंडियन जज था उस समय, अगर कोई भी अगर ब्रिटिश पर्सन या यूरोपियन पर्सन कोई क्राइम करता है तो उन पे इंडियन जज ट्रायल नहीं कर पाता, मीन्स नहीं कर सकता था। ये रूल था उस समय का। लेकिन एल्बर्ट जो थे, एक लॉर्ड एल्बर्ट नाम के व्यक्ति थे, रॉबर्ट एल्बर्ट, उन्होंने एक बिल पास मीन्स बिल पेश किया था 1883 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि यूरोपियन और जो भी ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन है उन पे इंडियन जज भी ट्रायल पेश कर सके और
डिस्क्रिमिनेशन ना हो ब्रिटिश और इंडियन जज में। तो इसमें बोल रहा है क्या ऑफर मीन्स क्या जो एल्बर्ट बिल है वो क्या मांग या कह सकते हैं क्या स्टेटमेंट वो प्रेजेंट किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द बिल प्रोवाइड्स for the trial of British or European person by Indian and shouted equality between British and Indian judge in the country। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A few reasons as to why the British generally preferred not to give Indians good position of responsibility are given below। Which one is not true मीन्स कह रहा है ये कुछ रीजंस थे जो ब्रिटिश ये मानते थे कि इंडियन को अच्छा पोजीशन गुड पोजीशन नहीं दिया जाए। इंडिया में उन्हें अच्छा इंडिया में ही जो ब्रिटिश थे वो इंडियंस को गुड पोजीशन नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे तो उसके बारे में एक ट्रू जो नहीं है मीन्स जो सच्चाई घटना नहीं है वो बताना हम लोग को। तो दिस मीन दैट द सिविल सर्विस एग्ज़ाम कुड नॉट बी कंडक्ट इन इंडिया। यही हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि जो इंडिया को उस समय हाई पोस्ट नहीं मिल रहा था तो कांग्रेस जो थे वो इंडिया को हाई पोस्ट दिलाने के लिए डिमांड्स रखे पार्लियामेंट पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो उन्होंने ये भी डिमांड रखा था कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट हो इंडिया में। तो इसमें दिया हो गया है कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो इंडिया में, तो ये नहीं होगा। सिविल सर्विस एग्ज़ाम को कंडक्ट करना चाहिए था उस समय इंडिया में और हुआ भी था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिस मीन दैट सिविल सर्विस एग्ज़ाम कुड नॉट बी कंडक्टेड इन इंडिया। दिस और बाकी हम लोग ऑप्शन देख लें। दिस मीन मूवमेंट अगेंस्ट रेजिम्स सिंस मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जॉब्स वाज मोनोपोलाइज्ड बाय वाइट ऑफिशियल। इंडिया में जो भी जॉब था ज़्यादातर जॉब वाइट पीपल या वाइट ऑफिशियल्स यहाँ बोला गया है ब्रिटिश को। तो ब्रिटिश थी उससे ऑफर्ड करते थे या ब्रिटिश थी उससे मीन्स उस पर जॉब कर सकते थे, और इंडियन को ये पावर नहीं था कि वो वहाँ जाके जॉब कर सके उस पोस्ट पे। दे फेल्ट दैट दिस मीन दैट इंडियन विल हैव अ ग्रेट वॉइस इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो कह रहा है कि इंडिया का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेट वॉइस था, मीन्स इंडियन जो थे वो ये कांग्रेस का डिमांड था कि इंडियन जो हैं उन्हें इक्वालिटी दिए जाए लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव में, मीन्स जो भी हाई पोस्ट ये सब रहता था, और लेजिस्लेटिव असेंबली में बढ़ाया जाए संख्या इंडियंस का। और सिंस ब्रिटिश ऑफिशियल वर सेंडिंग द मेजर पार्ट ऑफ देयर सैलरी टू इंग्लैंड दे फेल्ट दैट इट अफेक्ट्स द ड्रेन ऑफ वेल्थ इंग्लैंड। मीन्स ये कहा जा रहा है कि ब्रिटिश जब जॉब करते थे इंडिया में तो उन्हें तो उसके लिए पेमेंट मिल रहा था, तो अपने पेमेंट का लार्ज पार्ट इंग्लैंड भेज रहे थे अपने जो आप लोग कह सकते हैं अपने फैमिली के पास। तो ये भी था। तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बीइंग इंडिपेंडेंट विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस इज, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अभी आपको मैं पहले बताया था। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर है सोवरिजन। सोवरिजन मीन्स होता है कि आप कोई भी लॉ बना सके बिना कोई इंटरफेरेंस के, आउटसाइड इंटरफेरेंस, और बिना कोई प्रेशर के, दूसरे के से प्रेशर लिए हुए आप सोवरिजन इसे कहते हैं। ये एक वर्ड है जो ये पूरे स्टेटमेंट को डिराइव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रिपब्लिक मीन्स होता है गवर्नमेंट बाय पब्लिक, मीन्स वैसा गवर्नमेंट जो पब्लिक के द्वारा फॉर्म्ड हो या पब्लिक ही उसे चलाती हो, जिसे हम लोग डेमोक्रेसी भी कहते हैं। और सेकुलर, सेकुलर मीन्स होता है कि कोई भी कास्ट, क्रीड, जेंडर ये सब को प्रायोरिटी ना देके सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। और डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मीन्स होता है आप लोग जानते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से वर्ड आया डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स होता है वैसा कंट्री जहाँ का रूल जो है वो पीपल्स के हाथ में हो, या पीपल ही वहाँ रूल करते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इट मीन्स टू अंडू लॉ। अंडो लॉ मीन्स होता है, कंप्यूटर का ये टर्म है अंडो और रीडो, आप लोग जानते होंगे अंडो और रीडो। अंडो मीन्स होता है टू बैकवर्ड एनी
एक्शन और एनी वर्क, और रीडो मीन्स होता है टू प्रोसेस दिस वर्क और टू अलाउ दिस वर्क। तो ये मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन में बताया था, रिपेल मीन्स होता है किसी लॉ को हटा देना पूरी तरह से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिपेल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इन 1905 ब्लैंक गॉट पार्टीशनड, जो बंगाल था, बंगाल उससे पार्टीशन करना था 1905 में। उस समय जो गवर्नर वायसराय थे इंडिया के, वो थे लॉर्ड कर्जन। और बंगाल को पार्टीशन क्यों किया जा रहा था? क्योंकि उस समय ब्रिटिश एक रूल लाया था जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, मीन्स बंटवारा करो और शासन करो। तो ब्रिटिश उस समय जो लॉर्ड कर्जन थे वो बंगाल को डिवाइड कर रहे थे, और इस डिवीज़न को बचाने के लिए स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ इंडिया में। और इसी को हम लोग वंदे मातरम मूवमेंट से भी जानते हैं, जो आंध्र प्रदेश के डेल्टा में हुआ था 1905। स्वदेशी मूवमेंट आप लोग जानते होंगे, जिसमें जो महात्मा गांधी थे वो भी पार्ट लिए थे। और महात्मा गांधी पार्ट नहीं लिए थे, वो उस समय लंदन में स्टडीज़ कर रहे थे। साउथ अफ्रीका गए हुए थे महात्मा गांधी इस समय, हाँ, लॉयर की पढ़ाई करने के लिए। और जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट उस समय लॉन्च हुआ, जिसमें कहा गया कि इंडियन जो है वो बॉयकॉट करेंगे, किसे? जो ब्रिटिश गुड्स है या जो फॉरेन गुड्स है उसे बॉयकॉट करेंगे, और स्वदेशी गुड्स इस्तेमाल करेंगे या स्वदेशी गुड्स का अप्लाई करेंगे। गुड्स, स्वदेशी गुड्स मीन्स जो इंडिया में बनी हुई उस गुड्स को हम लोग स्वदेशी गुड्स कहते हैं। तो उस समय पार्टीशन हो रहा था बंगाल का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ पर्सन हु इज अगेंस्ट टॉकिंग एक्सट्रीम एक्शन इज कॉल्ड अ, आप लोग जानते होंगे 1907 में जब सेशन हुआ था, सूरत सेशन, किसका सेशन हुआ था? कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, जहां मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो अलग हो गए थे। और इसमें कहा जा रहा है, वे पार्टी का नाम बताइए जो एक्सट्रीम एक्शन मीन्स जो जो वैसा एक्शन जिसमें वायलेंस जो है वो परफॉर्म्ड हो, तो वैसा एक्शन नहीं करते थे, मीन्स उसके अगेंस्ट थे। तो पर्सन थे मॉडरेट्स, और जो एक्सट्रीम एक्शन करते थे उसके पर्सन थे वो थे एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट्स आप लोग जानते होंगे, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो सब मॉडरेट्स के कैटेगरी में थे, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो थे लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, लाल लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द डायरेक्ट एक्शन डे वाज डिक्लेयर्ड ऑन, उस समय मुस्लिम लीग फॉर्म्ड हुई थी 1906 में। कहाँ? ढाका में। ढाका में उसे फॉर्म किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, और सर सैयद अहमद खान ने, और इसमें जो प्रेसिडेंटशिप मिला था वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। और जो डायरेक्ट एक्शन डे प्लान हुआ, ये मुस्लिम लीग ही प्लान किया था इसे। और इस दिन मीन्स 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग जो थे वो डिक्लेयर कर दिए थे कि हमें अलग पार्टीशन चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, और हमारे लिए एक अलग वोटिंग मीन्स वोटिंग कलेक्ट्रेट हमारे लिए एक अलग बनाया जाए, जहाँ सिर्फ मुस्लिम ही वोट करें और मुस्लिम लीडर्स ही वहाँ से अप्लाई हो। तो 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म्ड हुआ ढाका में, और डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर्ड हुआ 16 अगस्त 1946 को, जिसमें कहा गया कि आज हम लोग मीन्स 16 अगस्त 1946 को हम लोग जो है वो डायरेक्ट एक्शन डे प्लान करते हैं, जहाँ जो मुस्लिम इलेक्टोरेट है वो अलग हो जाए हिंदू इलेक्टोरेट से, या किसी भी दूसरे जो कास्ट है या रिलीजन्स है उनसे अलग हो जाए, और इसमें जो भी पार्टी है वो सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे और मुस्लिम ही वहाँ से इलेक्ट होके आए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन।
आरएसएस स्टैंड फॉर, आरएसएस एक पार्टी था जो 1922 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका नाम था मीन्स जिसका फुल फॉर्म था राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा संघ। बी, राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा संघ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा संघ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द रिलीजियस फंक्शनरीज ऑफ सिख गुरुद्वारास वर कॉल्ड एज, महंत्स जो उस समय जो फंक्शन करते थे, मीन्स आप लोग जानते होंगे हिंदी जो हिंदू लोग रहते हैं वहाँ जो फंक्शन करते थे उन्हें हम लोग पंडित कहते हैं, रिलीजन फंक्शन। और जो मुस्लिम लोग के मीन्स मॉस्क्यू जो होते हैं, मॉस्क्यू वहाँ जो पर फंक्शन करते हैं उन्हें हम लोग मौलवीज कहते हैं। और जो गुरुद्वारास में फंक्शन करते थे वो महंत्स उन्हें कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महंत्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन 1930 महात्मा गांधी लॉन्च्ड, 1930s में महात्मा गांधी लॉन्च किया था डांडी मार्च, जो साल्ट टैक्स को लेकर था डांडी मार्च। आप लोग जानते हो साबरमती में आश्रम था महात्मा गांधी से का, वहाँ से वो पैदल मीन्स बाय फुट वो ट्रैवल करते करते पहुँच गया डांडी, गुजरात में ही है साबरमती और डांडी। तो वहाँ उन्होंने साल्ट, उस समय साल्ट पे कि जो ब्रिटिश थे वो ये मानते थे कि वो ये चाहते थे कि साल्ट जो है वो सिर्फ ब्रिटिश कंपनी फॉर्म करे, और कोई दूसरा कंपनी अगर फॉर्म करेगा तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स बहुत हैवी था और महात्मा गांधी इसके सख्त मीन्स इसे बाय फॉरगॉट करते थे। तो महात्मा गांधी बाय फुट चलते चलते ट्रैवल करते करते पहुंच गए डांडी, और वहाँ फिर साल्ट टैक्स को बाय फॉरगेट कर दिया। और इसी के बाद लॉन्च हुआ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। नॉर कॉरपोरेशन मूवमेंट जब था कि जो इसमें आप लोग सब वर्ड से ही पहचान सकते हैं, नॉन मीन्स होता है नहीं, को ऑपरेट मीन्स ऑपरेशन मीन्स ऑपरेट। तो इसमें जो था ये मूवमेंट कि हम अब ब्रिटिश के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका स्टार्टिंग हुआ था 1920s में, जब रॉलेट सत्याग्रह एंड हो गया था तब 1920s में। लेकिन ये ज़्यादा नहीं चला, फिर 1923 में महात्मा गांधी इससे कॉल बैक कर लिए जब चौरी चौरा मोमेंट हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी इसे कॉल बैक कर लिए। और आगे जो था पूर्ण स्वराज, ये जो है ये 1929 में जब सेशन हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर में, तो वहाँ जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में जवाहरलाल नेहरू ने यह कह दिया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेटस मीन्स क्या होता है कि कंट्री तो आप रूल करेंगे लेकिन वहाँ का कोई भी अगर लॉ हो गया तो वो ब्रिटिश लोग बनाते। मीन्स इंडिया में कंट्री तो इंडिया वाले रूल करते लेकिन जो भी लॉ ये सब बनाना वो ब्रिटिश बनाते। तो 1928 में जब कोलकाता सेशन हुआ था कांग्रेस का, तो हम महात्मा गांधी के सामने ये प्रपोजल आया कि आप डोमिनियन स्टेटस से एग्री हो जाइए कि हमें डोमिनियन स्टेटस मिल गया और ब्रिटिश इस पे रूल करते रहेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस इसे मना कर दिए थे और 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा था कि अब हम पूर्ण स्वराज ही लेंगे, डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए। और क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में अकर हुआ था, जिसके कारण हमें बाद में आगे जाके आज़ादी मिली। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डांडी मार्च। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंसेस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट रिजल्ट्स इन द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस। मैंने पहले आपको बताया कि जो कांग्रेस है 1907 में स्प्लिट हो गई, मीन्स अलग हो गई, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दो ठो पार्टी बन गए वहाँ से। और ये सूरत सेशन में इन लोग स्प्लिट हो गए। और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड हुई, जो ढाका में फॉर्म्ड हुई और जिसे सर सैयद अहमद खान ने फॉर्म किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन,
यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एम ऑफ द पूर्ण सार्वजनिक सभा was to provide sovereignty to the country। पूर्ण सार्वजनिक सभा एक फॉर्म्ड हुई थी जिसमें ऑल इंडिया से मेंबर्स जुड़ रहे थे, और इसका जो मेन पर्पस था सोवरिजन करना इंडिया को। सोवरिजन मीन्स होता है कि आप कोई भी अगर फैसला ले या कोई भी आप एक्ट करें तो वो आप फ्रीली करें विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। तो इसमें वही पूछ रहा सोवरिजन का मीनिंग क्या होता है। All Indian enjoy the right of equality. The head of the country president. All India has the right to take their own decision। यही हो जाएगा आंसर। ऑल इंडिया जो है वो मीन्स ऑल इंडियंस के पास ये राइट आ गया था कि आप अपना डिसीजन खुद लें और कोई आउटसाइड पावर आपको इंटरफेयर ना करे इसमें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज इनकरेक्ट। मीन्स पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर क्या इनकरेक्ट है स्टेटमेंट वो बताना है हम लोग को। द ब्रिटिश डिवाइड बंगाल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस। हाँ, वो चाहते थे कि हम इंडिया में और ज़्यादा लंबे समय तक रूल करें, इसलिए उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया, हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया। मैंने आपको पहले बताया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड किया। और नेक्स्ट है, द ब्रिटिश एम्ड टू कर्टाइल द फ्लुएंस ऑफ बंगाली पॉलिटिशियन। और जो बंगाली उस समय थे वो भी ज़्यादा इमर्ज हो रहे थे, किस लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। तो जो ब्रिटिश हैं उन्होंने बंगाली को अलग करके बांग्ला मीन्स उस समय वेस्ट बंगाल के आसपास, वेस्ट बंगाल पहले बहुत बड़ा था तो उसे अलग कर दिया। और द ब्रिटिश डिवाइड बंगाल एज अ पार्ट ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये भी है। जो ब्रिटिश थे वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चाहते थे। द बंगाली मुस्लिम डिमांडेड टू सेपरेट स्टेट फॉर देमसेल्फ, ये नहीं था। बंगाली मुस्लिम जो थे वो नहीं चाहते थे कि इंडिया अलग हो, मुस्लिम लीग चाहती थी कि इंडिया अलग हो, बंगाली मुस्लिम नहीं चाहती थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस एजेंडा। कांग्रेस क्या नहीं चाहती थी। ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये कांग्रेस चाहती थी। और इंडियंस शुड बी प्लेस्ड एट हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट, ये भी कांग्रेस चाहती थी। और डिमांड फॉर द मर्जिंग ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द मर्जिंग ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि जुडिशरी जो है वो अलग हो जाए एग्जीक्यूटिव से और जुडिशरी इंडिपेंडेंस हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर सी, कि कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है वो एक दूसरे से मर्ज हो जाए। मर्ज नहीं होना चाहती थी, मर्ज नहीं करना चाहती थी कांग्रेस, पहले से ही मर्ज था वो, लेकिन कांग्रेस उसे स्प्लिट करना चाहती थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्रॉम विच रीजन रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड। जो ब्रिटिश जो है वो एक टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर को दिए थे, नाइटहुड। नाइट मीन्स होता है सिपाही, तो नाइटहुड मीन्स जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनमें लीडरशिप की जो भावना थी उसे देखते हुए जो ब्रिटिश थे उन्हें नाइटहुड की टाइटल दी। और क्यों जो है रविंद्रनाथ टैगोर इस नाइटहुड का टाइटल को री अनाउंस कर दिया, मीन्स वापस कर दिया ब्रिटिश को, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ तो उन्हें वो बहुत ही आघात पहुंचाया, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए उन्होंने अपना जो टाइटल है उसे वापस कर दिया, रिनाउंस कर दिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर शोइंग हिज ग्रीफ फॉर द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, which of the following information to answer use the following information to answer the next question। the British government in England sent a commission headed by Lord Simon in the year 1927 known as the Simon Commission। the mission of the Simon Commission was to, Simon Commission का मिशन ये था कि इंडिया में फ्यूचर डिसाइड करना कि इंडिया में फ्यूचर क्या होगा आगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन ही फॉर्म्ड हुआ था। तो 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन
का मीन्स साइमन कमीशन के कारण उस समय सब भीड़ इकट्ठा हुआ था, तो वहाँ लाठी चार्ज होने लगा, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो भगत सिंह आगे जाके इसका बदला भी लेते हैं, तो उसके बारे में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, आने वाले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिसाइड इंडियाज फ्यूचर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द फेल्यूर ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। बोल रहा है जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इस्टेब्लिश्ड हुआ, कॉल किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को फिर क्यों बैन कर दिया गया या क्यों कॉल बैक कर लिया गया? क्योंकि जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है वो महात्मा गांधी, आप लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी जो चाहते थे वो था नॉन वायलेंस और ट्रुथ। मीन्स महात्मा गांधी ये चाहते थे कि कोई भी हम लोग अगर मूवमेंट लॉन्च करें तो उसमें नॉन वायलेंस हो, लेकिन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जब लॉन्च किए महात्मा गांधी, कॉल किए, तो उसके बाद कंट्री में वायलेंस आने लगा। और वायलेंस आया जब पंजाब में हो गया, जो करप्ट महंत से उन्हें मारा गया, और फिर चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। तो ये सब इंसिडेंट के कारण महात्मा गांधी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को कॉल बैक कर लिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द अकरेंस ऑफ वायलेंस एक्टिविटीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसमें तो मैच करना है। आर्म्स एक्ट जो था वो पास हुआ था 1878 में, और जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक्ट है वो पास हुआ था 1935 में, और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो पास हुआ था 1909 में, और जो रॉलेट एक्ट है वो पास हुआ था 1919 में। तो 4 का हो जाएगा 2, 3 का 4, 2 का 1 और 1 का 3। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 3 2 1 और 3 का 4 और 4 का 2। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। जो रॉलेट एक्ट है इसके बारे में मैंने आपको बताया, आर्म्स एक्ट के बारे में बताया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक्ट जब आया था 1935 में, तो ये एक्ट जो था ये प्रोविंस को डिवाइड कर रहा था इंडिया में। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट जो आया था, इसमें रिफॉर्म्स आए, कुछ चेंजेस आए इंडिया में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू अ पॉलिटिकल बॉडी कॉल्ड द मुस्लिम लीग। हाँ, इसमें वो रहा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब फॉर्म्ड हुआ? 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड हुआ। और कहाँ फॉर्म्ड हुआ? ढाका में। किसने फॉर्म किया? सर सैयद अहमद खान ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और इसमें दिया हुआ 1885 में कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड हुआ था। किसने किया था? A.O. ह्यूमे ने। कांग्रेस अडॉप्टेड द एम ऑफ पूर्ण स्वराज इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने ये स्लोगन दिया था कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। और 1929 में लाहौर सेशन में उन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, बंगाल was partitioned by the British in 1905 on the pretext of administrative convenience. Who was the viceroy of India when Bengal was? इसमें पूछ रहा है कि बंगाल जब पार्टीशन हुआ था तो उस समय बंगाल के इंडिया के वायसराय कौन थे? तो इंडिया के जो वायसराय उस समय थे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, और वायसराय थे। और 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वंदे मातरम मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसके बारे में मैं आपको पीछे बता चुका। हु थ्रू बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड व्हेन? जो बॉम्ब थ्रू किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो भगत सिंह और बीके दत्त। मीन्स बीके दत्त हो गया, मीन्स बट्टू केशवर दत्त 1929 में असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में बम थ्रो किया।
इन्होंने और उस जो बम थ्रो किया, 2 ठो बम थ्रो किया था, और इसमें किन्हीं भी मीन्स ऑफिसर को कोई भी मरा नहीं। मीन्स ये सिर्फ बताना था कि हमें इंडिपेंडेंस दे दो। और इसके बाद भगत सिंह को अरेस्ट कर लिया गया और 1930 में इन्हें फांसी दे दी गई। 1930 में इन्हें फांसी दे दी गई, और इनके साथ 2 और थे, सुखदेव और राजगुरु। When did Simon Commission came in India? साइमन कमीशन इंडिया में आया था 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, Which political leader died due to Simon Commission attack? साइमन कमीशन का जो अटैक हुआ उसके कारण किस पॉलिटिकल लीडर की हत्या हो गई या मारे गए? तो थे लाला लाजपत राय। 1929 में लाहौर में जब सेशन चल रहा था साइमन कमीशन का, तो उसमें लाठी चार्ज होने के कारण लाला लाजपत राय मर गए, या मीन्स उन्हें बहुत गहरी चोट आई और उनकी मृत्यु हो गई। और इसका बदला लेने के लिए जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे और राजगुरु थे, उन्होंने शूट कर दिया था सौंदरस को 17 दिसंबर 1928 में। सौंदरस एक ऑफिसर थे जो उस साइमन कमीशन के अटैक में ब्रिटिश के तरफ से थे, तो इन्होंने शूट कर दिया था सौंदरस को, और ये शूट किए थे लाला लाजपत राय के मृत्यु का बदला लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का क्वेश्चन सेशन यहीं ख़त्म होता है। 36 क्वेश्चन थे आज आपके लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और आने वाले समय में हम लोग और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और हिस्ट्री ख़त्म होने वाला है, हिस्ट्री का बस 3 चैप्टर बाकी है। इसके बाद मैं आप लोग का साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, और हम लोग एक मिक्स्ड पैटर्न में पढ़ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिए, और जो भी मैं आपको क्वेश्चन दिया उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे आंसर दें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आने वाले समय में हम लोग चैप्टर्स वाइज और ज़्यादा MCQ तो नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो मेन MCQs रहता है उसे लाने का कोशिश करेंगे, और हो सके तो ट्रू फॉल्स ये सब भी करवाएंगे कि कोई भी स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग चाहें तो और कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक